साथियों नमस्कार। जिसके जाट उसके ठाट सीरीज का दूसरा भाग लेकर आपके सामने मौजूद हैं। आज बात होगी बागपत की। बागपत जन्मभूमि है महाराजा सुलक्षण पाल देव तोमर की, जिनके नाम से जो तोमर जाटों का एक सलकलान गोत्र है और उसके 84 गांव बागपत एरिया के अंतर्गत आते हैं। बात बागपत लोकसभा के जो इतिहास की करें तो 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई और अब तक कुल 14 बार इस पर इलेक्शन हुए। लोकसभा इलेक्शन 14 बार हुए, जिसमें से 13 बार जो जाट जाति का प्रत्याशी है यहां से जीतकर संसद में पहुंचा और कुल 12 बार जो चौधरी चरण सिंह परिवार है उसका यह गढ़ मानी जाती है जो बागपत लोकसभा की सीट है। और कुल 12 बार चौधरी चरण सिंह परिवार का प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में आया और कुल 9 बार चौधरी चरण सिंह परिवार का जो प्रत्याशी है यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा, जिसमें 3 बार जो किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह 3 बार यहां से सांसद बने, तो वहीं चौधरी चरण सिंह जी के बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार यहां से चुनाव जीतकर सांसद चुने गए और उसके बाद अनेकों बार जो केंद्र की सरकार है उसमें केंद्रीय मंत्री भी बने। और 1977 से लगातार 2019 तक का जो चुनाव था वहां तक लगातार चौधरी चरण सिंह परिवार ने यहां पर चुनाव लड़े। और पहली बार ऐसा है कि बागपत 1977 के बाद से कि बागपत की जो लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई भी सदस्य अब की बार चुनावी मैदान में नहीं है। तो 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई और पहली बार जो रघुवीर सिंह शास्त्री हैं जो कि बागपत के ही ककोड़ कला गांव से थे और सरोहा गोत्र के जो जाट थे, और पहली बार वह जनसंघ के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनका मुकाबला था केसी शर्मा से, जहां पर रघुवीर सिंह शास्त्री को 1,54,518 वोट हासिल हुए, तो वहीं केसी शर्मा मात्र 66,967 वोट ही हासिल कर पाए और रघुवीर सिंह शास्त्री कुल 87,558 वोट से एक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और बागपत लोकसभा से पहले सांसद रघुवीर सिंह शास्त्री बनते हैं। फिर 1971 का चुनाव आता है जहां एकमात्र गैर जाट सांसद के रूप में चुने जाते हैं रामचंद्र विकल गुर्जर, जो कि दादरी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वहां से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने जो अपना राजनीतिक के लिए जो अपनी कर्म भूमि है वह बागपत को चुना था। और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रामचंद्र विकल गुर्जर यहां से चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने थे बीकेडी यानी भारतीय क्रांति दल के रघुवीर सिंह। तो रामचंद्र विकल यहां पर चुनाव लड़ते हैं और 1,70,270 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं रघुवीर सिंह को मिलती हैं 1,22,660 वोट और 47,610 के अच्छे मार्जिन से रामचंद्र विकल गुर्जर यहां से चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद 1977 का जो वर्ष आता है, देश में कांग्रेस के जो खिलाफ माहौल था, इमरजेंसी के बाद चुनाव हो रहे थे 1977 के, और जो चौधरी चरण सिंह हैं वह भारतीय लोकदल उसके चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और मुकाबला होता है जो मौजूदा सांसद रामचंद्र विकल गुर्जर से, जहां पर चौधरी चरण सिंह 2,86,301 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं रामचंद्र विकल 1,64,763 जो कुल मत हासिल कर पाते हैं और 1,21,538 के बड़े अंतर से चौधरी चरण सिंह यहां पर जीत दर्ज करते हैं और पहली बार बागपत लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद 1980 का चुनाव आता है जहां एक बार फिर मुकाबला होता है चौधरी चरण सिंह और विकल के बीच, जहां पर चौधरी चरण सिंह इस बार कुल 3,23,077 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं रामचंद्र विकल को 1,57,956 वोट हासिल होते हैं और फिर एक बार 1,65,121 के बड़े मार्जिन से चौधरी चरण सिंह जीतकर दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। फिर 1984 का जो चुनाव आता है जहां पर लोकदल के सिंबल पर चौधरी चरण सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं
और उनके सामने होते हैं कांग्रेस के महेश चंद, जहां पर चौधरी चरण सिंह 2,53,463 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं महेश चंद 1,67,789 वोट हासिल कर पाते हैं और 85,674 के अच्छे अंतर से जो चौधरी चरण सिंह हैं वह तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं। बागपत लोकसभा में एंट्री होती है केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की। चौधरी अजीत सिंह पहली बार चुनावी मैदान में थे और वह जनता दल के टिकट पर जो चुनाव लड़ते हैं और 4,53,000 वोट हासिल करते हैं और उनके सामने थे कांग्रेस के महेश शर्मा, जिन्हें 1,55,406 वोट ही मिल पाते हैं और एक बड़े मार्जिन से 2,44,647 वोट का मार्जिन रहता है। चौधरी अजीत सिंह एक बड़े अंतर से जीतकर पहली बार सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद आता है 1991 का चुनाव, जहां पर चौधरी अजीत सिंह अब की बार जनता दल के जो टिकट पर मैदान में होते हैं और उनका सामना होता है कांग्रेस के जिले सिंह के साथ। यहां पर चौधरी अजीत सिंह कुल 2,88,742 मत हासिल करते हैं, तो वहीं कांग्रेस के जिले सिंह को 91,634 वोट से ही संतोष करना पड़ता है और 1,97,108 के बड़े मार्जिन से चौधरी अजीत सिंह लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद 1996 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में आते हैं और वहीं अब की बार उनका मुकाबला होता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर से, जहां पर कांग्रेस के चौधरी अजीत सिंह 3,48,600 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया गुर्जर को 1,49,709 वोट हासिल होते हैं और 1,98,891 के बड़े मार्जिन से जो चुनावी जो जीत है वह चौधरी अजीत सिंह की होती है और वह लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद सन 1998 का जो चुनाव है, जहां पहली बार जो चौधरी अजीत सिंह है उन्हें हार मिलती है। इस बार जो चौधरी अजीत सिंह हैं वो उनकी बनाई हुई पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी जो टिकट पर अब की बार चुनावी मैदान में होते हैं और उनका सामना होता है भारतीय जनता पार्टी के सोमपाल शास्त्री। सोमपाल शास्त्री के जो पिताजी हैं वो 1967 में इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं और अब की बार सोमपाल शास्त्री मैदान में उतरते हैं। 1998 के चुनाव में सोमपाल शास्त्री 2,64,736 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं चौधरी अजीत सिंह मात्र 2 लाख, तो वहीं चौधरी अजीत सिंह को मिलते हैं 2,20,030 वोट और एक अच्छे अंतर 44,706 वोट के अच्छे अंतर से यहां पर सोमपाल शास्त्री की जीत होती है और 1998 के चुनाव में जीत के बाद उन्हें इसका इनाम भी मिलता है और जो अटल बिहारी जो सरकार थी उसमें उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाता है। 1999 का जो चुनाव है वहां पर चौधरी अजीत सिंह अपनी बनाई गई पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनावी मैदान में आते हैं और उनका सामना होता है मौजूदा सांसद सोमपाल शास्त्री से और इस बार जो चौधरी अजीत सिंह हैं वो सोमपाल शास्त्री जी को पटखनी देते हैं। चौधरी अजीत सिंह को इस चुनाव में मिलते हैं 3,58,069 वोट, तो वहीं सोमपाल शास्त्री इस बार चुनावी मैदान में 2,03,650 वोट ही हासिल कर पाते हैं और एक बड़े मार्जिन से 1,54,419 वोट के बड़े अंतर से जो चौधरी अजीत सिंह हैं वो 1999 में फिर से बागपत से सांसद बनने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद साल 2004 का चुनाव आता है जहां चौधरी अजीत सिंह आरएलडी के सिंबल पर फिर से मैदान में होते हैं और कुल 3,53,181 वोट हासिल करते हैं। के प्रतिद्वंदी बसपा पार्टी से औलाद अली 1,32,543 वोट हासिल करते हैं, तो वहीं सत्यपाल मलिक जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और 1,02,317 वोट हासिल करते हैं और एक बड़े मार्जिन से 2,20,000 के मार्जिन से चौधरी अजीत सिंह की
फिर से जीत होती है। फिर साल 2009 का चुनाव आता है, जहां पर आरएलडी के सिंबल पर चौधरी अजीत सिंह 2,38,638 वोट हासिल करते हैं। तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश शर्मा, जो कि बसपा पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में होते हैं, 1,75,611 जो वोट है वो हासिल करते हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर रहते हैं उनके प्रतिद्वंदी, जो उनको हरा चुके थे भारतीय जनता पार्टी के निशान पर, सोमपाल शास्त्री, जो अब की बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे और कुल 1,36,964 वोट हासिल करते हैं। तो 2009 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह बसपा के मुकेश शर्मा को कुल 63,027 वोट से चुनाव हरा देते हैं और एक बार फिर से सांसद बनते हैं। के बाद आता है साल 2014 का चुनाव। पूरे देश में मोदी लहर एक तरीके से चुनावों में देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपना दांव लगाती है डॉक्टर सत्यपाल तोमर पर, जो कि मुंबई से पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। यहां सत्यपाल तोमर बाजी मार जाते हैं और कुल 4,23,475 वोट हासिल करते हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर रहते हैं समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद, जो कि 2,13,609 वोट हासिल करते हैं। तो वहीं मौजूदा सांसद चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो, तीसरे नंबर पर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें मिले कुल 1,99,516 वोट और 2,09,866 के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर पहली बार यहां से सांसद चुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल तोमर। उसके बाद साल 2019 का चुनाव आता है, जहां चौधरी अजीत सिंह जो अपनी सीट है उसको छोड़कर मुजफ्फरनगर इलेक्शन लड़ने चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया डॉक्टर सत्यपाल तोमर पर। तो वहीं महागठबंधन के जो प्रत्याशी होते हैं आरएलडी के सिंबल पर चौधरी जयंत सिंह, दोनों के बीच एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर सत्यपाल तोमर को 5,25,789 वोट हासिल होते हैं। तो वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी जयंत को कुल 5,02,287 वोट हासिल होते हैं और 23,502 के मार्जिन से एक बार फिर डॉक्टर सत्यपाल तोमर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं और लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। अब बात करें जो बागपत का जातीय समीकरण है उसके बारे में, तो यहाँ पर जो जाट हैं एक बड़ी संख्या में हैं और कुल 4,50,000 जो मतदाता हैं वो जाट जाति के हैं। उसके बाद 3.5 लाख की जो आबादी है वो मुस्लिम मतदाताओं की है। आपको बता दें कि इन मुस्लिम मतदाताओं में भी एक बड़ा वर्ग जो मोले जाट हैं उनका है, जहाँ पर कुछ लाकड़ा चौहान जो जाट हैं, तो वहीं कुछ तोमर जो जाट हैं वह भी मुस्लिम तोमर हैं। जैसे कि जो कांग्रेस के वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं यूनुस चौधरी, वह भी मोले जाट हैं और तोमर गोत्र के जाट हैं। तो वहीं उनके भाई तराबुद्दीन चौधरी भी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री बनाए जा चुके हैं। उसके बाद है दलित मतदाता जो कि 1.5 लाख की संख्या में है। तो वहीं राजपूत 60,000 तो त्यागी 65,000 की जो संख्या में बागपत लोकसभा पर हैं। तो ब्राह्मण 1,30,000 की संख्या में है। तो वहीं गुर्जर भी 1,20,000 की जो संख्या में जो बागपत लोकसभा सीट पर हैं। बागपत लोकसभा सीट जो है वह 3 जिलों की कुल 5 विधानसभाओं को मिलाकर बनती है, जिसमें बड़ौत, बागपत और छपरौली जो 3 सीट हैं वह बागपत जिले की हैं। तो वहीं सिवाल खास सीट मेरठ जिले से है। तो मोदी नगर की जो सीट है वह गाजियाबाद जिले से इसमें सम्मिलित की जाती है। 3 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो वहीं 2 सीटों पर छपरौली और सिवाल खास पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है और दोनों का गठबंधन होने से एक तरीके से 5 जो सीट हैं उस पर जो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के 5 प्रत्याशी हैं और उसका एक इन्हें राजनीतिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। 2024 के चुनाव की बात करें तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान हैं, जो कि मेरठ से ताल्लुक रखते हैं।
तो वहीं समाजवादी और कांग्रेस के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं मनोज चौधरी हैं, जो कि बागपत के ही गांव ककड़ीपुर से हैं और पवार गोत्र से हैं। तो वहीं बसपा के जो प्रत्याशी हैं वह भी घिटोरा गांव से परवीन बैसला हैं, जो कि गुर्जर जाति से संबंध रखते हैं। आपको क्या लगता है जो अब की बार की जो परिस्थितियां किस तरीके की रहेंगी और कौन सा प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में विजय हासिल करेगा? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान, उनकी जीत होगी या फिर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज चौधरी, वह जो अब की बार चुनावी जीत दर्ज करेंगे, या फिर जो बसपा के प्रत्याशी हैं परवीन बैसला, वह कुछ अलग कर दिखाने में कामयाब होते हैं? आपकी क्या राय है, कौन इस बार जो बागपत लोकसभा से जो चुनाव जीतने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की जो अन्य वीडियो हैं उनके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इस जो सीरीज हमारी जिसके जाट उसके ठाट उसके अगले पार्ट के साथ, जहां बात करेंगे नागौर लोकसभा की, रोहतक लोकसभा की, सोनीपत लोकसभा की, ऐसी तमाम जो सीटें हैं जहां पर जो जाट मतदाता है प्रभावी हैं, मथुरा जो लोकसभा, इस तरह की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें इनको सम्मिलित किया जाएगा और सीरीज वाइज आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अन्य वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।